हमको ताकत दीजिए। हमारे मन में हजारों अरमान बरसों से हिलोरे मार रहे हैं, हमारे पैरों में घुंघरू बना दो तो फिर मेरी चाल देख लो। हम आपको ये एहसास कराएंगे कि सिर्फ सरिता एमएलए नहीं हुई है, तमाम लोग जो हम में विश्वास करके हमको वोट दिया वो तमाम एमएलए की शक्ति लेकर के खड़े हैं। परिहार में जो अभी दलाली और अफसरशाही का बाजार कायम है उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना हमारी जिंदगी का मकसद होगा। दलाल ऑपरेशन हम चलाएंगे, दलालों का बधिया हम करेंगे। हम उसको मशीन में जैसे जानवर को चढ़ा करके बधिया कर दिया जाता है वैसे उसको हम बधिया करेंगे और उसका इलाज हम करेंगे। परिहार ब्लॉक में घुसने की हिमाकत को दलाल नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था हम कायम करेंगे। जिस दिन इनका शपथ ग्रहण हो जाएगा 3 दिन के बाद आप टेस्ट करने के लिए जाइएगा थाना में, टेस्ट करने के लिए जाइएगा ब्लॉक में और अंचल में। यदि पदाधिकारियों का व्यवहार नहीं बदल जाए, इज्जत और अदब से आपसे पेश नहीं आए तो जूता लेकर आइएगा मेरे पास और मेरा सर होगा, आपका जूता होगा और कहिएगा सरिता यादव को रिजाइन करा दो, क्योंकि परिस्थितियां और हालात पहले से बेहतर नहीं हुआ है। और जो आदमी बदजुबानी करता है, लफाजी करता है और जाति मजहब के नाम पर उन्माद फैलाने वाले अल्फाज निकालते हैं, उनकी जुबान भी कैंची से काटेंगे और उनकी जगह और उनकी औकात हम बताएंगे इस कैंची से। आप लोग भरोसा करिए, किसी को यह औकात नहीं होगी कि किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी संप्रदाय को और किसी कौम को गाली देकर सड़क पर सुरक्षित टहल करके चला जाएगा। उसको हम जगह बताएंगे, उसकी सुरक्षित जगह क्या होगी उसको औकात बताएंगे हम। आप भरोसा और विश्वास करके एक बार कैंची छाप पर बटन दबा दीजिए। पप्पू यादव जी भी खुशहाल हो। उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चों, हम आप तमाम लोगों को सलाम अदा प्रणाम करते हैं। आज जिस माहौल में हम सभी इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, वो माहौल चुनाव का माहौल है। 5 वर्षों के बाद नियत समय से पहले विधानसभा का चुनाव हो रहा है। विगत 10 वर्षों से पति पत्नी बारी बारी से परिहार विधानसभा क्षेत्र के एमएलए के रूप में निर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। अच्छे दिन का सपना और बिहार बदलने की कवायद, ये सपने और ये अरमान परोस कर उनको मौका मिला पति पत्नी को बारी बारी से होने का। हमारा क्षेत्र परिहार सोनबरसा क्षेत्र अपनी बेबसी, लाचारी, पिछड़ेपन पर आंसू बहा रहा है। हम लोग क्षेत्र में गाड़ी से चलते हैं, कितनी दशा है, कितना कष्ट से छोटी सी दूरी तय करने के लिए बहुत दूर दूर का सफर तय करके हम लोग एक क्षेत्र से दूसरे इलाके तक पहुंच पाते हैं। कहीं कोई सड़क का संजाल नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा, बच्चों के पठन पाठन का कोई माहौल नहीं है। कहने के लिए, देखने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए हैं विद्यालय के नाम पर, किंतु उन विद्यालयों में पठन पाठन का कोई माहौल नहीं है। हमारे शिक्षक बंधु, हमारे विद्यालय के प्रभारी बंधु, जितनी राशि विद्यालय में आती है उस राशि का हिसाब किताब करते करते अस्त व्यस्त रहते हैं। विद्यालय में पठन पाठन का आलम यह है कि जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को उन विद्यालयों में नहीं पढ़ाते। मास्टर साहब कभी मुर्गी गणना में, कभी पशु गणना में, कभी जनगणना में, कभी मत गणना में,
कभी सेंसस में, कभी आर्थिक सामाजिक सर्वे में लगा दिए जाते हैं, जबकि शिक्षक का मूल काम पठन पाठन ही होना चाहिए। उन्हें शिक्षा के अलावे इतर कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। हमारे बिहार में और हिंदुस्तान में शिक्षा दोहरी है। दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है। एक शिक्षा व्यवस्था उनके लिए है जिसके पास पैसे हैं, और एक शिक्षा व्यवस्था हमारे आपके जैसे लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक संपन्नता नहीं है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे उन विद्यालयों में जाते हैं जहां खिचड़ी का प्रलोभन है। उस खिचड़ी पर भी गांव के जो दबंग है और प्रभारी महोदय के बीच एक अघोषित साठगांठ होता है। उस खिचड़ी पर भी लूटमार का डंडा चलता है। उसमें पदाधिकारियों का और आपके जो सत्तासीन नेता हैं उनकी भी हिस्सेदारी होती है। आपके छात्रवृत्ति पर कई लोगों की वक्र दृष्टि होती है, गिद्ध दृष्टि होती है। आपके छात्रवृत्ति, पोशाक राशि, तमाम योजनाओं को लूट के हवाले कर दिया गया है, लूट के भेंट चढ़ा दिए गए हैं। इस तमाम योजनाएं, स्वास्थ्य की बात करें, यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए और गांव के क्वैक से 2 टेबलेट खाने के बाद उसकी तबीयत में सुधार ना हो, परिहार जाने की नौबत हो जाए, सीतामढ़ी जा करके और पटना जाकर इलाज कराने की परिस्थिति आ जाए, तो हड्डी कांप जाता है आदमी का। सीतामढ़ी जाना हो तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपया, 10,000 रुपया लेके जाना होगा आपको, और पटना जाना है तब तो फिर घरारी बेचिए के जाना पड़ेगा। इसको सुशासन का राज लोग कहते हैं। नीतीश बाबू के नज़र में, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी जी के नज़र में ये सुशासन का राज है। सु मतलब अच्छा, और शासन मतलब शासन। अपराध का क्या स्थिति है? सुना है आज, कल या परसों जो चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी एक शिवहर में, उसकी हत्या हो गई है। बिस्वा बाजार पर खसी बकरी का छोटा व्यापार करने वाले एक व्यापारी को दिन दहाड़े लूट लिया गया, और जब ग्रामीणों ने उसको पकड़ करके दिया, पब्लिक ने क्रिमिनल को, प्रशासन पुलिस को पकड़ के दिया, तो उसे 2 लाख रुपया लेकर के सारे अपराधियों को पुलिस वाले ने छोड़ दिया। जानकारी में है ना आप लोगों को? सही बात है, सही बात। इतना ही नहीं, उससे पहले परसा चौक पर लूट हुआ था व्यापारी से, उस मामला को भी रफा दफा कर दिया गया। अपराध बेलगाम है। आपके मस्जिद में इबादत करते वक्त, लॉकडाउन के दरमियान नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों पर डंडे और लाठी बरसाए गए। अभी दुर्गा पूजा का दौर चल रहा है। इस दुर्गा पूजा के दरमियान सरकार का रवैया कैसा है आप लोग देख रहे हैं। पूजा मत करो, पूजा से रोका जा रहा है लोगों को। तो इबादत और पूजा से जिस सरकार को ऐतराज हो, हॉस्पिटल और शिक्षा जिसकी प्राथमिकता सूची में ना हो, अपराध जो सरकार नियंत्रण कर नहीं सकते, उस सरकार के होने का क्या मतलब है। सड़क जहां बदहाल हो, किसानों के सिंचाई का बंदोबस्त नहीं हो, तो फिर सरकार का इकबाल का क्या मतलब होता है। इसलिए हम आप लोगों से जो बात करने आए हैं, हम आप लोगों से जो मशवरा करने आए हैं, संवाद करने आए हैं, वो विषय है इस देश में जमहूरियत और लोकतंत्र, इस देश में लोकशाही होने का मतलब क्या है कि जब जनता का, आम आवाम का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ रहा है, आम लोगों का क्रय शक्ति जब ऊपर नहीं उठ रहा है, जब आम आदमी की
प्रति व्यक्ति आय जब नहीं बढ़ रही है, इंसान का जीवन स्तर जब सुधार नहीं हो रहा है, जीने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इंसान की, भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा, इसकी सिक्योरिटी जिस सरकार और समाज में नहीं है, उस सरकार को कभी भी सुशासन नहीं कह सकते, अच्छी सरकार नहीं कह सकते। 5 साल में हमारा मुखिया, हमारा एमएलए करोड़पति अरबपति हो जाता है, कई अट्टालिकाएं खड़ा हो जाती है, कई महल खड़ा हो जाता है, कई बैंक के खाते भर जाते हैं, लेकिन आपका चेहरा मुरझाया रह जाता है, आपके जिंदगी में कोई बेहतरी और तब्दीली नहीं आ रही है। ये आजादी के 74 वर्षों का लेखा जोखा है। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, आखिर इस हालात को किसने पैदा किया और ये हालात जारी कैसे है? मैं बहुत संजीदा हूं इस विषय पर। कहते हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने जाति, पार्टी, धर्म और मजहब की बुनियाद पर सरकारों को बनाया, प्रतिनिधियों को चुनने का गलती किया। बस उसी की गलती की सजा ये वर्तमान पीढ़ी के लोग और हम लोग भोग रहे हैं। सत्ता में आने का और जनप्रतिनिधि होने का क्राइटेरिया और मानक जब तक अच्छा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति नहीं होगा, उम्मीदवार का सामाजिक चरित्र, जन सरोकार और जन कल्याण से जुड़ा हुआ जब बैकग्राउंड नहीं होगा, आम आवाम के लिए व्यक्ति के संघर्ष की कोई पृष्ठभूमि, संघर्ष का कोई इतिहास जब मुद्दा नहीं बनेगा जनप्रतिनिधि चुने जाने का, तो आपको बेहतर प्रतिनिधि कभी भी नहीं मिलेगा। बस यही गलती हमारा समाज, हमारे पुरखों ने किया कि जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर एमएलए, एमपी, मुखिया का चुनाव करते गए और उनको अच्छा प्रतिनिधि, सच्चा प्रतिनिधि नहीं मिला। बड़ी बेशर्मी से लोग बोलते हैं, जब तर्क करते हैं लोग तो कहते हैं किसी के व्यक्तिगत जीवन से हमारा क्या लेना देना है, जबकि सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छा सच्चा नहीं होगा, वो समाज का भला नहीं कर सकता है। जिसका निजी चरित्र, सामाजिक चरित्र अच्छा नहीं होगा, वो समाज के लिए अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति कैसे जीता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसका खान पान और समाज के साथ मिलने जुलने का और काम करने का तरीका क्या है, उसकी सोचने की शैली क्या है, उसका मन मिजाज संकीर्ण है या बड़ा है, वह जातिवादी तो नहीं है, वह संप्रदायवादी तो नहीं है, वह भेदभाव करने वाला तो नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आपको एक अच्छे सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। तो आपको बनना पड़ेगा पारखी, आपको बनना पड़ेगा जौहरी, तब आपको मिलेगा हीरा जैसा प्रतिनिधि। आज तक मेरा मानना है कि इन मुद्दों पर जिन बातों की चर्चा हमने किया, कि कल तक जो आपके लिए 2 कदम चलने का काम नहीं किया और जाति, पार्टी, धर्म का जो समीकरण है, जो बबेला होता है राजनीति में, जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं राजनीति में, उन मुद्दों पर लहर काटते हुए कोई आदमी बिना समाज के लिए 2 कदम चले, बिना किसी के लिए कल्याण के 2 काम किए, जब आदमी प्रतिनिधि हो जाता है तो वो बैगन का टैगन करता है, छुछुंदर के माथा में चमेली का तेल। अभी जो 2 टर्म रहा है, ये नरेश फरेश पति पत्नी, परिहार में क्या नारा लगाया, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, किसको चाहिए आजादी, आओ ले लो आजादी, हमसे ले लो आजादी और ठोक के देंगे आजादी। ये अल्फाज हैं उसके, ये शब्द हैं उसके। सांझ में खाए हर्रे और भोरे टोए गार, उसकी औकात परिहार समरसा के लोग जानते हैं, जो ये शब्द परिहार की सड़कों पर बोल रहा था। साइकिल नसीब उसको नहीं था, लेकिन जो शब्द वो बोल रहा था परिहार की सड़कों पर किसी मुद्दे पर,
मुद्दे के समर्थन में सड़क पर उतरना और मुद्दे के विरोध में सड़क पर उतरना, ये लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकशाही की खासियत है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन किसी मुद्दे के समर्थन या विरोध में इस प्रकार के शब्दों को बोल करके समाज में आतंक पैदा करने की कोशिश करना और फिरका परस्ती को परोस करके समाज में उन्माद को पैदा करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है सभ्य समाज में। लेकिन सत्ता के उन्माद में, सत्ता के आगोश में, सत्ता के दंभ में ऐसा आपके प्रतिनिधि ने परिहार की सड़कों पर किया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको अपने जख्मों को कुड़ेद के आपके जख्मों को हरा रखना पड़ेगा। यदि आप इन गालियों को, इन अपमान, इन दुत्कार और इन उपेक्षा को आप भूल जाएंगे तो शायद आप अपने साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे और एक बेहतर प्रतिनिधि का, अपने हमदर्द और अपने रहबर को आप चुन नहीं पाएंगे। मैं आप लोगों को विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो गाली परिहार की सड़कों पर एक नालायक, जो शब्द नहीं बोलना चाहिए मैं बोल रहा हूं, वह सुअर का नेड़ी है, न निपने लायक न पोतने लायक। मैं उसका नाम रखा हूं देखनौक सुननौक। न उसको बोलने आता है और न उसकी शक्ल अच्छी है, लेकिन उसने जो शब्द परिहार की सड़कों पर बोला, बेऔकादी, उसको बेऔकादी कहते हैं। आपका वोट 60,000 है। 60,000 वोट वाला चाहे तो हिमालय पहाड़ को समुंदर में डुबा दे और चाहे तो समुंदर को हिमालय पहाड़ इतना ऊंचा लहर उठा दे। आपकी ताकत, उसकी औकात मिटा देने की है, उसकी हैसियत को मिटा देने की है। लेकिन जब जख्म को आप हरा नहीं रखेंगे, जख्म को कुरेद करके याद नहीं रखेंगे, तो मेरा मानना है कि यहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है वो सही फैसला नहीं कर पाएगा। सर, परिहार की सड़कों पर ये लॉकडाउन का जो परिस्थिति और हालात था, उस दरमियान 10,000 रुपया भी छिटा गया था। 200 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का नोट 10,000 का एक दिन छिटा गया था। आप लोगों को मालूम होगा। कोविड-19 कोरोना वायरस बीमारी चाइना में 15 दिसंबर 2019 को फाइंड आउट हुआ था, कंफर्म हुआ था। चाइना सरकार ने 6 दिनों में 1500 बेड का अस्पताल बना लिया, आइसोलेशन क्वारंटाइन हॉस्पिटल। 6 दिनों में 1500 बेड का अस्पताल चाइना ने बना लिया। जो बीमार थे उन अस्पतालों में उनको अलग किया और 6 सप्ताह में चाइना से कोरोना वायरस की बीमारी रफू चक्कर हो गया, छू मंतर हो गया, भगा दिया, बाय बाय कह दिया कोरोना बीमारी को चाइना ने 6 सप्ताह के अंदर। हमारे यहाँ वो बीमारी 30 जनवरी 2020 को आया है, कंफर्म हुआ है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासी को क्या कहा? ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिवाली मनाइए, सब कोरोना भाग जाएगा। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना किया कि हम बेहतर स्थिति में हैं, हमारे यहाँ तो कम बीमारी है। अभी 15 लाख बड़े लोगों को, रईसजादों को, अमीरजादों को विदेश से हवाई जहाज भेजकर 15 लाख बड़े बड़े परिवार के अमीरजादों को विदेश से मंगवाया, हवाई जहाज भेजकर। बीमारी विदेश से आ रही थी तो विदेश से आवाजाही रोकना चाहिए था। कई देशों ने इस आवाजाही को रोक करके अपने देश को बचा लिया, बिना लॉकडाउन के बचा लिया। बगल में ताइवान है, चाइना से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, बिना लॉकडाउन के ताइवान ने अपने देश को बचा लिया। कई देशों ने बचाया अपने आप को, लेकिन हमारी सरकार ने 15 लाख लोगों को विदेश से स्वयं मंगाने का काम किया। उतना नहीं हुआ, सिर्फ उतना ही नहीं किया, अमेरिका से अपने दोस्त को बुलाया फरवरी महीना में। अमेरिका में 20 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस कोविड-19 का बीमारी कंफर्म हो गया था, हमारे देश में पकड़े जाने से 10 दिन पहले। और अमेरिका का कितना बुरा हाल हुआ आप लोगों को पता है।
फिर भी कहा कि दोस्त को बुलाते हैं। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का है, वहाँ लाखों लोगों की भीड़ जुटा करके उनके साथ जश्न किया और 1 घंटा में 132 करोड़ रुपया खर्चा किया अपने दोस्त के स्वागत पर। हजारों लोग उनके साथ डेलीगेट्स में आए, सिक्योरिटी पर्सनल आए। उनके विदेश से आने के दरमियान और भारत के लाखों लोगों के साथ जो मिलना जुलना हुआ, उससे बीमारी फैला हिंदुस्तान में। लेकिन अपनी इन गलतियों को स्वीकार करने के बजाय जब देखा बीमारी का रफ्तार देश में बढ़ गया, शुरुआती दौर में तो कहा कि दुनिया के अन्य देशों से हम ठीक हैं, लेकिन जब बीमारी ने रफ्तार पकड़ लिया तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, उनके पार्टी के लोग, उनके जो अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, उन लोगों ने और सरकार के महकमे ने भी, मेरा आरोप है, उनकी इस तमाम मशीनरी ने प्रचार किया कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण जो बढ़ रहा है उसमें जमातियों का हाथ है, मुसलमानों का हाथ है। मुसलमान इंटेंशनली इस देश में कोरोना वायरस फैला रहा है और बीमारी को परोस रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों का अपने मोहल्ले से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ना आपसे कोई मिलना चाहता था, ना आपसे कोई नज़दीक आना चाहता था, ना आपको कोई कुछ देना चाहता था, ना आपसे कोई कुछ लेना चाहता था। और कई जगहों पर कई तरह की वारदातें भी देश में हो गई। कोरोना वायरस जैसे महामारी के दरमियान भी, वैश्विक महामारी के दरमियान भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को भारत की सरकार ने हाशिए पर धकेल दिया, निशाने पर ले लिया और अपनी जवाबदेही से भागने की कोशिश की। आज इस देश में 70 लाख से ज़्यादा, करीब 75 लाख 80 लाख लोग बीमार हैं। जब 2-4 हज़ार लोग, 200-400 लोग कोरोना वायरस से बीमार हुए तो देश में लॉकडाउन की बंदी कर दी गई, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया गया। आज 75 लाख 80 लाख के आसपास जब लोग संक्रमित इस देश में हैं तो सब कुछ खोल दिया गया। कहा खोल जा सिम सिम, खोल जा सिम सिम, खोल जा सिम सिम। कोरोना वायरस बीमारी के दरमियान सबसे पहले खोला गया शराब की दुकान को हिंदुस्तान में, उससे कोरोना वायरस नहीं फैला। विद्यालय अभी भी बंद है, ज्यादा जरूरी था शराब की दुकान को खोल देना। मस्जिदों में नमाज हो रहे थे, वहां पर लाठियां बरसाई गई। आज दुर्गा की प्रतिमा रखी गई है मंदिरों में, पूजा हो रहा है, आज वहां से मंदिर से मूर्ति को तोड़ के फेंका जा रहा है, पूजा से रोका जा रहा है और पुलिस और प्रशासन की जाति जारी है। श्रद्धालुओं पर सरकार का डंडा भारी पड़ रहा है। हम पूछना चाहते हैं, परसों माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार कलकत्ता में रिमोट कंट्रोल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दुर्गा पूजा का शुभारंभ किए हैं और पर्दा हटाए हैं। परसों माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए अलग कानून है और देश के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए अलग कानून है क्या? यदि भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर रखा है कि कहीं पर दुर्गा पूजा नहीं होगा, तो उसी कानून के तहत आपको भी ये राइट नहीं है कि आप इस तरह से सार्वजनिक रूप से मंदिर का और मूर्ति का और पूजा का, शिला का उद्घाटन करें और उसका अनावरण करें। तो आपके लिए अलग कानून और देश के आम लोगों के लिए अलग कानून। पूजा पर और इबादत पर प्रतिबंध लगा करके आपने भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की जो सूची है, मौलिक अधिकारों की सूची में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। किसी को भी धार्मिक आज़ादी है, वो पूजा करे, वो इबादत करे, वो साधना करे, उसको सरकार रोक नहीं सकती है। ये भारत के संविधान के दायरे में आता है। चाइना की सरकार है, जहां वो धर्म को मानते ही नहीं, तो उनके संविधान में ये बात है कि किसी को धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है। लेकिन भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका उल्लंघन भारत सरकार आज बुजदिली से कर रही है, गैर जवाबदेही पूर्ण ढंग से कर रही है। हम इसकी मुखालफत करते हैं और आप लोगों को भी कहते हैं कि मुखर होकर के सरकार के ऐसे गैर कानूनी और गैर जवाबदेह जो रवैया है, इसका मुखालफत आप करें। कोरोना वायरस बीमारी के बहाने इबादत और पूजा पर जो रोक लगाई जा रही है, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आज भी 10 दिन 12 दिन चुनाव का बाकी है बिहार में। हेलीकॉप्टर उतरता है, नेताओं का भाषण होता है,
नॉमिनेशन के दरमियान बड़ी बड़ी भीड़ें इकट्ठा की गई है। हम भी आज आए हैं आपके गांव में तो आप 150 लोग हमको सुन रहे हैं। जब चुनाव होगा, रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, माननीय प्रधानमंत्री की सभा आरा में हुई है, कितने हजार और लाख लोग थे उस सभा में। जब आप चुनाव कराएंगे, जब आप रैली कराएंगे, जब आप सभाएं कराएंगे तो भीड़ जब जुटेगी, और भीड़ जुटेगी तो संक्रमण का खतरा होगा। तो आज दुनिया के 70 देशों ने जब चुनाव को टाल दिया है तो भारत सरकार को चुनाव कराने की क्या मजबूरी है? भारत सरकार को क्या बाध्यता थी चुनाव कराने की? बिहार में 6 महीना साल भर के बाद चुनाव होता तो क्या फर्क पड़ता? उन्हीं का राज्यपाल यहाँ सरकार को चलाने का अधिकृत व्यक्ति होता। सरकार तो उन्हीं की है, राज्यपाल तो उन्हीं का है। तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सच्चाई ये है, जान लीजिए आप लोग, चुनाव कराने की जल्दी इनको इसलिए पड़ी कि लॉकडाउन के दरमियान और कोरोना वायरस महामारी के दरमियान इन लोगों ने देश में अमन चैन के साथ साथ इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनसे कोई व्यवस्था नहीं हुई। जब कोई व्यवस्था ये नहीं कर पाए हैं, हमारे बच्चे जो प्रदेशों में फंसे थे लॉकडाउन के दरमियान, क्या कहा नीतीश बाबू ने कि जहां है वहीं रुको, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार सिर्फ नीतीश बाबू की जागीर है या हमारे आपके बाप दादाओं की भी जागीर है? जो बच्चे, जो प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर फंसे थे, क्या उनको सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में अपने राज्य को, अपने घर को आने की आज़ादी आप नहीं दे सकते हैं? ये कौन सा लाल फीताशाही था? ये कौन सा गलत फरमान था आपका कि लोगों को आतंकित करने का काम किया? बिहार वासियों को घर आने पर भी आपने डराने और धमकाने का काम किया। इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में जो लोग प्रदेशों से घर की ओर लौट रहे थे उसको डराने और धमकाने का काम नीतीश बाबू ने किया। ये गैर जवाबदेह आपका रवैया था। आपने तो कहा था 2005 में अपने घोषणा पत्र में कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार में उद्योग, कल कारखाना इतना हम विकसित कर देंगे कि हमारे बिहार के मजदूर प्रदेश जाने को विवश नहीं होंगे। आप घोषणा पत्र देख लेंगे नीतीश बाबू का 2005 का, बीजेपी का, गठबंधन का, लेकिन आप अपने वादे पर खड़े नहीं उतरते हैं। हमारे जो लोग प्रदेश से भाग कर आए जान पर बाजी खेल करके, कई तो बिखर गए रास्ते में, लेकिन जो बच के घर आए तो देखा घर में चूल्ही ठंडा है और बिहार में रोजगार के कोई अवसर नहीं है। क्वारंटाइन में भी लूटा आपने। तो ये जो आलम आपने बना रखा है बिहार का, क्या ये सुशासन का राज कहलाएगा? क्या ये राम राज कहलाएगा? क्या ये खुशहाल राज कहलाएगा? क्या ये अच्छा दिन कहलाएगा? इनकी पोल खुल गई है। आम आवाम बिहार की समझ गई है कि ये झूठे हैं, ये डपोसंख है, इनके पास हमारे बेहतरी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। ऐसे हालात और आलम में जब हम आप, हमारे बच्चे, हमारे प्रवासी मजदूर राज्य के बाहर हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में फंस गए थे, तो एक व्यक्ति देवदूत बनकर के हिंदुस्तान की राजनीतिक क्षितिज पर उठा, उसका नाम है पप्पू यादव। 22,000 बिहारियों के खाते में पप्पू यादव ने 16 करोड़ रुपया ट्रांसफर कराने का काम किया। उसके अलावा जहां जहां बिहार के लोग भागे जा रहे थे पैदल पांव, हजारों की तादाद में भगदड़ की शक्ल में, उसको पप्पू यादव ने संबोधित किया और कहा कि रुक जाओ बिहारी भाई, ए बिहारी भाई रुक जाओ, 500,000 रुपया हमसे लेते जाओ, पानी पीते जाना, बिस्कुट खाते जाना, कुछ अन्न पानी खाते जाना, जान बचा के घर पहुंच जाना। पप्पू यादव गोदाम खोल दिया, ट्रक से माल उतर रहा है, खाद्यान्न उतर रहा है और लोग जीवन बचाने के लिए दिल्ली में ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति देवदूत बन के उभरा हिंदुस्तान को की आवाम को, बिहार के प्रवासी मजदूरों को जान बचाने के लिए। हमारा भी फेसबुक प्रोफाइल आप लोग खोल के देख लीजिएगा, हम लोग उसी सेवा दल के मेंबर हैं। पप्पू यादव राजनीतिक पार्टी कम चलाते हैं और सेवा दल ज़्यादा चलाते हैं। जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको वो सेवा का पाठ पढ़ाते हैं कि गरीब, मजबूर, लाचार, बेबस दुनिया में जो भी जहां है उसको सहारा बन करके उसके आंसू को पोंछने का काम करना, इंसान और इंसानियत को बचाने की जद्दोजहद करना, और जो भी भूखा है, नंगा है, जिसका भी शोषण दमन दुनिया में कहीं हो रहा है उसके लिए खड़ा होने का काम करना। पप्पू यादव जी बेमिसाल शख्सियत है दुनिया की।
आप तमाम लोगों ने देखा है, जहां बाढ़ है, जहां सुखाड़ है, जहां इंसेफ्लाइटिस है, जहां अपराध है, जहां अत्याचार है, जहां प्रशासनिक धांधली है और जहां भी लाचारी और बेबसी है, पप्पू यादव वहां सहारा बन के खड़ा होता है। हिंदुस्तान की राजनीति में दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो लूटते लूटते नहीं थक रहे हैं, एक लोग वो हैं जो बेशर्म होकर के पूरी बेहयाई पर, पूरी बदतमीजी पर उतर करके आपके राज कोष को लूट रहे हैं और आपके हिस्से की जो खुशियां हैं उसको अपने लिए संजोया जा रहा है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव नाम का एक व्यक्ति राजनीति की स्थिति में उभरा है, जो सेवा को, जन सरोकार को, जन कल्याण को अपनी राजनीतिक दिनचर्या और अपने जिंदगी के लिए बेहतर आयाम के रूप में, एक फलसफा के रूप में विकसित किया है और संदेश दिया है देश की आवाम को कि दोस्तों, साथियों, आप बेफिक्र रहें, आप निराश हताश ना हो, हमारे रहते आपका कोई शोषण दोहन नहीं हो सकता है, आप लाचार बेबस नहीं रहेंगे। आपके हर दुख और दर्द की घड़ियों में हम और हमारा पूरा जो टीम है, हमारा पूरा जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन है, वो आपके लिए सहारा बन के खड़ा रहेगा। इसलिए बिहार की आम आवाम को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जी ने आपको बेहतर व्यवस्था, बेहतर फलसफा और बेहतर उम्मीद दे करके बेहतर बिहार, बेहतर परिहार बनाने का एक सपना संजोया है। वो बहुत बढ़िया बिहार, विकसित बिहार, खुशहाल बिहार और सुंदर परिहार बनाना चाहते हैं पप्पू यादव जी। उसी टीम के मेंबर हम सभी हैं। हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम किसी पद पर नहीं हैं। एमएलए एमपी लोग कई बड़े बड़े ओहदों पर हैं आपके जिला में। कुछ लोग पदेन हैं जो लड़ रहे हैं, कुछ लोग जो लड़ रहे हैं उनके मर्द बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, डायरेक्टर साहब। हम खुटा नरकटिया 2-4 दिन पहले गए थे। हमने उनसे पूछा, एक कलेक्टर साहब, एक कमिश्नर साहब, एक डायरेक्टर साहब, एक आईएएस ऑफिसर यदि चाहे तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी में चांद लगा सकता है, खुशियों की बौछार कर सकता है। नौकरी पेशा से लेकर के, कारोबार से लेकर के, ठेका पट्टा से लेकर के और कई तरीकों से इंसान को खुशियों की सौगात दे सकता है एक आईएएस ऑफिसर, एक डायरेक्टर, एक कमिश्नर। लेकिन 30 साल कम से कम जॉब किया होगा राजद की जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। राजद की जो प्रत्याशी हैं, आप लोगों के सामने बातें आई होंगी, आप लोगों को बताया गया होगा कि स्वर्ग को धरती पर लाने वाली है वो। जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आप लोगों को कुछ ऐसे ही सपने दिखाए गए थे कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी ना तो 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपया हर भारतीय नागरिक के खाता में यूं ही चलाएगा। विदेश से इतना काला धन लाएगी सरकार कि उस पैसा का बंटवारा जब भारत के लोगों में किया जाएगा तो 15 लाख 20 लाख रुपया ऐसे ही लोगों के खाते में पहुंच जाएगा। जिनके परिवार में 5 लोग थे उन्होंने सीधा 15-75 का हिसाब लगा लिया कि 15-75 लाख रुपया मेरे खाते में आने वाले हैं हमारे परिवार में। जिनके पास 10 मेंबर थे उन्होंने 1.5 करोड़ का हिसाब लगा लिया था। जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे थे, हमारे भाई, हमारा बेटा, उनको कहा गया कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार आपको हम देंगे। तो 5 साल में 10 करोड़ का सीधा हिसाब लोगों ने बिठा लिया कि 5 साल में 10 करोड़ रोजगार होगा तो हमारी बारी तो आ ही जाएगी, हम तो पढ़े लिखे, हमको तो जॉब मिल ही जाएगा। उन तमाम बच्चों ने प्रदेश से अपने माँ, अपने परिवार, अपने दोस्तों को इतला किया, आग्रह किया, निर्देशित किया कि सब लोग हो जाओ मोदी छाप, सब लोग हो जाओ फूल छाप, सब लोग नरेंद्र मोदी की सरकार बना दो। और इस सोशल मीडिया जो है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इसका भी इस्तेमाल उन्होंने किया। झूठ को सच और सच को झूठ के रूप में परोसा। हिंदुस्तान के सैकड़ों टीवी चैनल को खरीदा गया। उनके जो कंपनी थे, उनके जो बड़े बड़े पूंजीपति जिनके प्रतिनिधि के रूप में और जिनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में उनको बनाया गया था,
उन तमाम न्यूज़ चैनल को खरीद लिया गया और हिंदुस्तान में झूठ को सच और सच को झूठ के रूप में परोसा गया। और इन तमाम कवायद के बाद जो सरकार बनी तो आज पता चलता है कि हिंदुस्तान जितनी बदहाली में, जितने पिछड़ेपन में और जितने लावारिस हालत में भारत आज पहुंच गया है, भारत के आज़ादी के 74 वर्षों में इतना बदहाल भारत कभी नहीं रहा। आपका तमाम सोना गिरवी पड़ गया है, आपके रिजर्व बैंक का पैसा जो है लूटा जा चुका है, आपके पास कुछ भी नहीं है। 8.5 आपका जीडीपी था, ग्रोथ रेट था, देश का विकास दर था। चाइना को पीछे छोड़ करके मनमोहन सिंह के राज में भारत आगे निकल रहा था, उसको मिनहा करके 8.5 विकास दर को -32 में आपका जीडीपी आज चला गया है। भुखमरी के क्षेत्र में और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी बहुत ही बदतर स्थिति है। कुपोषण के क्षेत्र में हमारा बहुत ही बुरा हाल है। अपराध के क्षेत्र में हमारा ग्राफ सबसे ऊंचा है। तो जो भारत परोसा गया है वो भारत अच्छा भारत नहीं है, वो सुंदर भारत नहीं है, वो अच्छा दिन वाला भारत नहीं है, अच्छे जीवन स्तर वाला भारत नहीं है। हमारे बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका माखौल उड़ाया जा रहा है। किसी पत्रकार बंधु ने पूछ दिया उनसे कि आपने कहा था हर वर्ष 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, तो कितना आपने किया? तो कहा कि रोजगार। पत्रकार बंधु, आपके इस ऑफिस के सामने देखा है हमने पकौड़ा तलते हुए किसी व्यक्ति को, तो पकौड़ा तल करके कोई आदमी 200 रुपया एक रोज़ में कमा लेता है, तो क्या वो रोज़गार नहीं है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है। तो पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार के अवसर देने के बजाय पकौड़ा तलने की नसीहत दी गई। मैंने बयान सुना था उनका कि बेटियां, लड़कियां यदि अचार रोड पर खड़ा होकर बेचेंगी तो पुरुषों के बनस्पत ज़्यादा बिकेगा अचार। ये प्रधानमंत्री का बयान है, मैंने सुना था अपने कानों से। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सपने परोस करके जो देश को हाँकने वाले लोग हैं, सत्ता की हवस मिटाने वाले लोग हैं, उनसे आपका कितना अरमान पूरा हुआ है ये आप सभी बेहतर जानते हैं। कमोबेश उसी अंदाज में एक अफसर का क्या मिजाज होता है? कलेक्टर साहब आपको बगल में बिठाते हैं क्या? एक खैरबा मलाही के लोग, अफसर का क्या मिजाज होता है? एक बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, एक दरोगा का क्या मिजाज होता है? आम आदमी को वो कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा नहीं आते हैं। यदि ये अफसरान, ये पढ़े लिखे लोग जो पदों पर, बड़े बड़े ओहदों पर आसीन हैं, यदि ये आम आदमी के प्रति जवाबदेह हो जाए तो इंसान का जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। एक कफन का कपड़ा भी, एक आवासीय जाति प्रमाण पत्र से लेकर के, दाखिल खारिज से लेकर के, और छोटा बड़ा कोई भी काम लेकर जाएं आप, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, या फिर एक सनहा दर्ज कराने जाए थाना में, आपके घर में आग लग गया हो, आप थाना में जाए सनहा दर्ज कराने, बगैर पैसा लिए सनहा दर्ज नहीं हो सकता है। आपके बच्चे रोजगार पाने के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन के लिए कागज आएगा, रेट फिक्स है, उतना पैसा दिए बगैर आपका वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं दिया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम डिरेल्ड हो गया है, पटरी से उतर गया है, और लूटमार और घुसखोरी एक शिष्टाचार का रूप लिया जा रहा है। ऐसे दौर में आपको चाहिए क्या? एक धाकड़ प्रतिनिधि चाहिए, एक दबंग प्रतिनिधि चाहिए, जो उन अफसर को नियम कायदे कानून की जानकारी दे करके आपका काम करवाए। और यदि नियम कायदे कानून की बात वो न समझे तो किसी और भाषा में भी उनको समझाए कि यदि तुम कानून को तोड़ करके लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरोगे तो तुमको भी अन्य भाषाओं में समझाने की काबिलियत हम रखते हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। और ये खासियत किसमें है, ये काबिलियत किसमें है, ये आप बखूबी जानते हैं। अफसर की बीवी अफसर के मिजाज और ठसक के साथ अपने पंचायत को चला रही है। उस पंचायत के जितने भले लोग हैं उससे आतंकित हैं, जितने कमज़ोर, लाचार, बेबस लोग हैं, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो तमाम उसके मिजाज से आतंकित है। 2-4 साल के दरमियान उसका मर्द भी जो रिटायर होकर आया है IAS ऑफिसर, वो भी लोगों को थप्पड़ मारता है और लात जूते घुसे मारता है। उस पंचायत के, सिंहमाहिनी पंचायत के लोगों का आप रिपोर्ट ले लीजिएगा, बहुत दूर नहीं है। तो एक तो अफसर का ठसक, अफसरशाही का मिजाज, और दूसरे में उसको आप बना देंगे MLA, उसको आप कुर्सी दे देंगे ऊंची, तो क्या हो जाएगा? कॉकटेल हो जाएगा। कॉकटेल समझते हैं आप लोग? दारू शायद नहीं पीते होंगे, हराम है ना, कुरान के हिसाब से दारू पीना हराम है।
तो जो दारू पीता है उसको पता है कॉकटेल का मतलब होता है 2 रंग का दारू मिला देने से नशा ज़्यादा होता है, उसको कॉकटेल कहते हैं। तो एक तो अफसर वाला नशा है और दूसरा नशा सुरूर चढ़ जाएगा ये एमएलए वाला, तो क्या होगा, कॉकटेल हो जाएगा। एक तो कड़ैला ऐसे ही बहुत तीत होता है और दूसरा वो चढ़ा नीम के गाछ, क्या होगा, हर हर नीम हो जाएगा। डेमोक्रेसी में सिस्टम जो चलता है उसमें एक है ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। ये तीनों चेक एंड बैलेंस का विभाग है। एक अफसर यदि बेलगाम होता है तो जनता का जो चुना हुआ जो प्रतिनिधि है, जो सरकार में बैठा होता है, वो उसको अंकुश लगाता है। और जब सरकार कभी कभी मतवाली हो जाती है तो कोर्ट भी उसको चाबुक देता है। ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है कि कोई मनमानी कर नहीं सकता। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के पास कई शक्तियां आ जाएंगी तो क्या होगा, बौड़ा जाएगा वो। उसको रोकेगा कौन, उसको टोकेगा कौन। तो अफसर की बीवी का ठसक अपनी जगह है और एमएलए का सुरूर उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉकटेल हो जाएगा ना, कॉकटेल, हर हर नीम हो जाएगा ना। मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सही कर रहे हैं। तो उससे बचना है। हम लोग सड़क छाप हैं, किसान के बेटा हैं, आप लोगों से घुलते मिलते हैं, चटैया पटैया बिछौना खेत खलिहान झोपड़ी में हम भी पले बढ़े हैं और आपका भी वही जीवन स्तर है। जींस नहीं ना पहनती सरिता यादव, कभी पहन के आई है क्या? 2 बार तो जिला पार्षद भी आप लोग बनाए हैं, कभी देखें हाफ जींस पैंट पहन करके आई आपके यहाँ क्या? हाफ पैंट पहन के चली है कभी? मुझे लगता है कि सभी सलवार में भी कभी नहीं देखे होंगे आप। पल्लू झड़ कभी धोखे से गिर जाए तो फिर संभाल लेती है। तो आपके संस्कार के हिसाब से, आपके जीवन शैली के हिसाब से, आपकी सुलझता जो है, आपकी सरलता जो है, उसके हिसाब से सरिता ज़्यादा फिट बैठती है। लेकिन वो जो हाकिम साहब की जो बीवी है उसका जीवन शैली आपसे नहीं मेल खाता है। आम सबसे सुंदर कौन दिखता है? आप लोग किसान आदमी है, सबसे सुंदर आम जब पकता है तो कौन दिखता है? मालदा होता है। नहीं सर, दिखता कौन है? सेनुरिया आम। देखिए लाल लाल सुनेरिया होता है। और लगाइएगा दांत तो खट्टे चुका। तो सेनुरिया आम हो भैया, वो जो रंग पोत के आल हो आसमान के स्वर्ग के धरती पर लावे वाली, वह हो सेनुरिया आम। मालदा बम्बई के टेस्ट में ना हो, जब ये दांत लगावा तो खट्टे चुका। हमारे नीतीश जी को ठग लिया पहले और उसके बाद तेजस्वी जी को ठग लिया। कैसे रूप बदलती है देखिए, बहुरूपिया का रंग कैसे है। पहले नीतीश जी को ठगा और तब तेजस्वी यादव को ठगा। क्या मसाला दिया तेजस्वी भाई को, क्या प्रलोभन दिया और कैसे उसको प्रभावित किया कि तमाम कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ा दिया तेजस्वी यादव जी ने। इस क्षेत्र में 60,000 मुस्लिम और 60,000 यादव की संख्या है करीब, वोट है वोट। ये 1.25 लाख वाले बलि चढ़ गए, लेकिन 2,000 वाली 2,000 वोट है उसके कौम का। लोकतंत्र संख्या का खेल है भाई। मैं डंके की चोट पर यह बात करता हूं, जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण देख करके ही कोई राजनीति होता है और चुनाव लड़ा जाता है और उम्मीदवारों का चयन होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो 2,000 उसका संख्या उसके स्वजातीय लोगों का जहां जहां है, खैरवा का एगो आया था ना लाठी भाजने के लिए, रोड बनाने आया था, आपका आंगना खड़ियान सब खन दिया था, हम ही ने यहाँ से खैर के भगाए थे उसको। जहां भी है वो जहरे उगलता है, उसका लोग जहां भी है 2,000 संख्या है, उसके पास जहर के अलावे कुछ नहीं है। धामी टोल में चले जाइए, जहरे उगलता है। और लहोरिया में 5 घर 10 घर है तो रोज हिंदू मुस्लिम का दंगे कराता है, टिठी की तरह आसमान को लुकता रहता है। तो जिसके पास जहर है वो जहर ही न परोसेगा। इसलिए मैं आप लोगों से जो बात करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से जो पूछना चाहता हूँ, आपको सेवक चाहिए या शासक चाहिए? तो सेवक चाहिए तो सरिता यादव सेवक है। 2 बार आपने जिला पार्षद को बनाया था, 2 बार आपने जिला पार्षद को चुना था ना, तो अच्छा व्यवहार किया था आपके साथ कि नहीं किया था? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आपसे भेदभाव भी किया था सरिता यादव जी ने।
जो राशि विकास का आया होगा वो खर्च की होगी। विकास की राशि कम था जिला परिषद में उस समय, तो हो सकता है कि आपके अपेक्षानुरूप जितना आपने उम्मीद किया होगा उतना विकास नहीं हुआ होगा। लेकिन प्रेम, भाईचारा और दुख सुख का जब आपने सहारा खोजा होगा तो हम समझते हैं कभी सरिता यादव आपसे पीछे नहीं हटी होगी। तो एक तरफ 25-30 वर्षों का आजमाया हुआ साथी है आपका, चीन्हा जाना हुआ, कूटा छाटा हुआ, जाना पहचाना हुआ एक उम्मीदवार है जिसका नाम सरिता यादव है। वो किस दल से है? जन सेवक, सेवाधारी पप्पू यादव, दानवीर कर्ण पप्पू यादव, जो हर आदमी के आंसू को पूछने का काम करता है, उस पार्टी से है, जन अधिकार पार्टी से है। और दूसरा उम्मीदवार जिसकी चर्चा मैं ज़्यादा किया हूँ यहाँ, वो जिस दल से है उस दल के सबसे बड़े नेता कहाँ है? अभी कहाँ है? जेल में है। किस कांड में जेल में है? पशुपालन घोटाला, पशु का चारा खा जाने का चार्ज उन पर है। एक पप्पू यादव है जो बांटते नहीं थकता है, और दूसरा उनका राजद का दल है जो लूटते लूटते नहीं थकता है। आज भी जो टिकट आया है उसमें माल का कमाल है। माल का कमाल है ना, बिना माल के तो ये कमाल नहीं हुआ है कि रातों रात से उतरी और टिकट लेकर के चली आई। अब और भी कमाल हुआ होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन माल का कमाल तो उसमें है। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जो 5 करोड़ माल लगा के आया है वो 25 करोड़ बनाने का काम करेगा कि आपके गोड़ में तलबा में करुआ तेल मालिश करेगा और सेवा करेगा? सो बताइए आप लोग। तो ये बिजनेस किया उसने कि 5 करोड़ लगाएंगे 25 करोड़ कमाएंगे। हम सवाल छोड़ के जाते हैं आप लोगों के बीच में। आपके बीच में जब आए तो पूछेगा, कलेक्टर रहते हुए, कमिश्नर रहते हुए, डायरेक्टर रहते हुए तुम्हारे मर्द ने परिहार, सोनबरसा, खैरवा, मलाही, सिंहमाहिनी, खुटा, नरकटिया, मल्हाटोल, रवाही, इन तमाम गांवों में कितने लोगों के आंसू पोंछने का काम किया और कितने लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम किया। तुम्हारे पास ताकत थी, तुम हैसियत में थे। एक कलेक्टर, एक कमिश्नर चाहे तो हजारों लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। अपनी उपलब्धि बताओ। यदि तुम्हारे पास कोई करने के लिए किया हुआ कोई काम नहीं है दिखाने के लिए, तो वापस जाओ। हम स्नो पाउडर देख करके और फेसबुक का झूठ फरेब देख करके तुमको वोट देने वाले नहीं हैं। दूसरा प्रत्याशी मोहम्मद अनवार उल हक साहब का लड़का है। यहाँ बड़े नेता थे, हम सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। धाकड़ थे, दबंग थे और पब्लिक के लिए किसी हद तक जाते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे। वो काबिलियत उनके बच्चों में नहीं है। उनके बच्चे 2005 में यहाँ चुनाव लड़े थे, जो आज लड़ रहे हैं। 22,000 वोट आप लोगों ने दिया था। लेकिन 2005 के बाद 2020 में 4 दिन पहले वो आए हैं फिर आप लोगों के बीच में कि हम हूँ उम्मीदवार छी। बहुत सारे लोग चेहरा से नहीं पहचानते होंगे, ना आपको किसी, आप खैरवा टोला के एक आदमी का नाम पूछ लीजिएगा, नहीं मालूम होगा उनको। तो हमारा कहना ये है कि आप जब आए हैं मैदान में तो 4 दिन पहले आए हैं, जब सारा शतरंज बिछ गया हुआ है, सारी उम्मीदवारी तय हो गई हुई है, और आप जो वोट काटेंगे उससे फ़ायदा किसको होने वाला है? मोहम्मद अनवार उल हक के लिए इस क्षेत्र का यादव लोग बंदूक लेकर पूछ छापता था, तब वो एक बार बमुश्किल जीत सके थे। बमुश्किल, हारते 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 परेशान जब हो गए तो अंत में शिवहर से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। एक बार हारे और एक बार जीत गए। क्षेत्र बदला उन्होंने कि यहाँ से अब संभव नहीं है। उतने दबंग धाकड़ और उतना लोगों से जुड़ाव, सभी जाति वर्ग के लोगों से जुड़ाव था उनका। जब वो अपने ज़िंदगी में यहाँ से सफल नहीं हो सके तो उन्होंने क्षेत्र बदलना मुनासिब समझा और शिवहर को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। जन्म क्षेत्र तो उनका था ही था, कर्म क्षेत्र बनाया और वहाँ से बखूबी सफल भी रहे, सांसद भी निर्वाचित हुए। तो यदि उनके बच्चों में काबिलियत होती तो एमपी का सीट वहाँ से उनके पिताजी को मिला इतनी मजबूती के साथ, वहाँ अपना कार्य क्षेत्र बनाए होते तो मैं समझता हूँ शिवहर से फिर परिहार सोनबरसा में नाक रगड़ने की ज़रूरत उनको नहीं होती। आए भी हैं तो अंतिम समय में जब बिसात बिछ गई है, पूरी लड़ाई की तैयारी हो गई है। और किस दल से आए हैं मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैं बहुत बोल दूंगा तो लोगों को तकलीफ़ हो जाती है कि इनका क्या मकसद है, किस लिए उम्मीदवार यहाँ उतारा गया है उनको। ये आप लोग बेहतर समझिए और गणना करिए आप लोग कि उनको 2, 4, 5, 10 हज़ार हम वोट दे देंगे तो किसको लाभ होगा
ये सब बात विचार कर लीजिए। हम आपके सेवक हैं, हम आपके हमदर्द हैं। हम एनआरसी सीएए से लेकर के और लॉकडाउन के दरमियान पप्पू यादव से लेकर के और महेंद्र सिंह यादव, तमाम हमारी सेवा मंडली आपके शरण में, आपके आंगन में, आपके शाहीन बाग में दहाड़ने का काम किया है, आपके लिए 2 कदम चलने का काम किया है। हम नहीं समझते हैं कि कल जो एनआरसी का सवाल था, सीएए और एनपीआर का लड़ाई था आपका, जिस लड़ाई में आपको अकेला छोड़ दिया गया था, जिस लड़ाई में मुस्लिम कौम को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को अकेला करके जलील करने की कोशिश की गई थी भारत सरकार के द्वारा, उस दरमियान एक व्यक्ति पप्पू यादव हिंदुस्तान में 166 सभाओं को संबोधित करके बताने की कोशिश किया भारत सरकार को कि आप भारत की आत्मा को मार करके भारत में की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मजहब के नाम पर भेदभाव करने की इजाज़त किसी सरकार को नहीं दी जा सकती है, ऐसा एहसास और ऐसा मजबूत आवाज़ यदि किसी ने निकालने का कोशिश किया अपने 166 सभाओं के मार्फत से, तो वो शख्सियत सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव है। तो आपको याद रखना है कि आप जब बुरे वक्त में होते हैं, आप जब असहज होते हैं, जब आपको जलील करने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए, आपको निशाने पर करके कोई बड़ी ताकत, भारत सरकार जैसी ताकत जब आपको परेशान करने की कोशिश करती है, तो आपके साथ मजबूत बुलंद आवाज़ में कौन खड़ा होता है? आज आपको उनको पुरस्कार और उनको बख्शिश देने की बारी है। ताकत देकर पप्पू यादव को मजबूत करिएगा, ताकत देकर सरिता यादव को विधानसभा में भेजने का काम करिएगा, तो आपको भी एहसास होगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पप्पू यादव जैसी ताकत है। लेकिन यदि आज के दिन आप महेंद्र सिंह यादव के साथ खड़ा होने का कोशिश करेंगे, तो उनको भी लोभ होगा कि इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो शायद हमारा जो लायक बेटा महेंद्र है वो कामयाब हो सकता है। तो वो दोनों ताकत जब जब यहाँ मिला है, तब तब यहाँ कमाल हुआ है। तो मैं आग्रह करूँगा आप लोगों को कि कोई भी लड़ाई आप जीत सकते हैं, थोड़ा हमारे साथ चलने की कोशिश करिए। हमारा तो कोठी कन्हा पर 20,000 15,000 वोट रखा हुआ रहता है, हम एक बार तो लड़े नहीं हैं। हमारा ये चुनाव 7वां चुनाव है, चुनाव हारे जरूर हैं लेकिन सम्मानजनक मत हमको मिलता रहा है। 20,000 करीब वोट हमारा पॉकेट वोट है। अब 20,000 में 10,000 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000। और अन्य सभी जाति वर्गों का रुझान, खरबे गांव में चले जाइए, भिस्वे बाजार पर चले जाइए, गम्हरिये में आप चले जाइए, भगवतीपुर में आप चले जाइए, चांदी रजवाड़ा में चले जाइए, उसरैना में चले जाइए, बगल में गोढ़ारी है वहाँ चले जाइए, हनुमान नगर में चले जाइए, भंगा में चले जाइए। मैं 50 गाँव गिना देता हूँ जहाँ की यादव लोगों की कम्युनिटी कम है, संख्या कम है। नन यादवों में, गैर जातियों में, सभी जाति वर्ग के लोग में महेंद्र सिंह यादव और सरिता यादव के प्रति बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छी चाहत है। उनके साथ आप थोड़ी ताकत लगा लेंगे। बगल में भाटसर है नदी के उस पार, आप चले जाइएगा। भात यदि टेस्ट करते हैं पका है कि नहीं पका है, तो पूरा हंडी में हाथ डालते हैं कि 2-4 को निकालते हैं, 2-4 से काम चल जाता है ना। तो भाटसर एक जातीय गाँव है ना, भाटसर यादव लोग हैं, एक घर हजाम है सर, पूछ लीजिएगा बगल में भाटसर वाले से। सुबह में जाइएगा नदी तरफ टहलते हुए, वो लोग भी आता है टहलने के लिए नदी तरफ, शौच के लिए। पूछ लीजिएगा कि महेंद्र सिंह यादव का कितना वोट है। यदि भाटसर में 100% यादव लोग महेंद्र सिंह यादव नहीं होगा, तो आप हमारे साथ क्यों आइएगा वोट खराब करने के लिए? खैरबा टोला के मुसलमान भाई, क्या मैं गलत बोलता हूँ कि सही बोलता हूँ? यादव लोग डंडा लेके खड़ा हो गया है। अन्य वर्ग के सभी जाति वर्ग के लोग कहते हैं कि 7वीं बार लड़ रहा है आदमी, जीवन को दाद देते हैं। ये आदमी लड़ाई को कभी भी, हार को माना ही नहीं। हार तो सच्चाई में उसी की होती है जो हार मान जाता है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मैंने हार माना नहीं, मैंने लड़ाई को अपना ज़िंदगी का मकसद माना है और संघर्ष की कोई मियाद भी नहीं होती है। इसलिए तमाम कौम के लोग उम्मीद भरी निगाहों से हमको देख रहे हैं और कहते हैं इतना लंबा संघर्ष करने वाला, इतना सच्चा व्यक्ति जो हर आदमी के दुख दर्द में खड़ा होता है, एक बार इस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। सबको मौका हम लोग ने दिया है, नालायकों को मौका दिया है, तो जो काबिल और लायक है महेंद्र सिंह यादव, इसको मौका क्यों नहीं देंगे? ये सहानुभूति लहर भी मेरे पक्ष में है। आप लोग भी सुन रहे होंगे, आप लोगों के कानों तक ये बात आ रही होगी। इसलिए मन मिजाज लोगों का बन रहा है और करीब करीब बन गया है। थोड़ी उसमें अपनी हवा जोड़ दीजिए। आप 60,000 वाले हैं, कहते हैं घट लो तेली
तो 9 अधेली। 60,000 में कितना भी टूटेगा फूटेगा तो कुछ ना कुछ तो हमारे पक्ष में 10-20 हज़ार आ ही जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम तो सबों को उम्मीद करते हैं, सबों से उम्मीद करते हैं कि ये निश्चित रास्ता है। महेंद्र सिंह यादव के साथ चलिएगा तो आपका एमएलए निश्चित हो जाएगा। ये नहीं देखना है कि हमारे जात और कौम का ही एमएलए होना चाहिए। हम आपके हमदर्द हैं, आपके दुख दर्द के साथी हैं। हम भेदभाव नहीं करते हैं। हम आप तमाम लोगों में इंसान और इंसानियत के नज़रिए से अपना प्यार बांटने का काम किया है और प्यार बांटने का काम करेंगे। आपके गोद में खेले पढ़े हैं, हम दूर के लोग हैं नहीं, हम तो इसी खैरबा और मलाही के लोग हैं। इसलिए आपके गांव का बेटा है, सरिता आपके गांव की बहू है। अपने घर के इज्जत आबरू, अपना मान सम्मान और अपना हमदर्द और अपना रहनुमा समझ करके एक बार हमको आप याद कर लीजिए, एक बार हमको आप विश्वास कर लीजिए, अपनी ताकत हमारे साथ आप जोड़ दीजिए। हम आपको ये एहसास कराएंगे कि सिर्फ सरिता एमएलए नहीं हुई है, तमाम लोग जो हम में विश्वास करके हमको वोट दिया वो तमाम एमएलए की शक्ति लेकर के खड़े हैं। और हर व्यक्ति को ये एहसास कराएंगे कि परिहार अफसरशाही का राज नहीं है, पर परिहार दलाली का राज नहीं है। परिहार में जो अभी दलाली और अफसरशाही का बाजार कायम है उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना हमारी ज़िंदगी का मकसद होगा। परिहार में सीसीटीवी लगवाएंगे। जो व्यक्ति दलाली करता है, आपके खैरबा का भी एगो बड़का दलाल है, बड़ा कोठा हमारी दलाली करके कमा लिया है। हम तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। हम परिहार ब्लॉक में, अंचल कार्यालय में और रजिस्ट्री ऑफिस में और जितना भी उगाही का जगह है जहाँ की दलालों का साम्राज्य रहता है, हम सीसीटीवी फुटेज लगवाएंगे। अफसर से बात करके, अधिकारियों से बात करके और निजी स्तर से भी उसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन बिना किसी अथॉरिटी के ब्लॉक में, रजिस्ट्री ऑफिस में और अंचल कार्यालय में भटकता रहेगा, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे और दलाल ऑपरेशन हम चलाएंगे। दलालों का बधिया हम करेंगे। हम उसको मशीन में जैसे जानवर को चढ़ा करके बधिया कर दिया जाता है वैसे उसको हम बधिया करेंगे और उसका इलाज हम करेंगे। परिहार ब्लॉक में घुसने की हिमाकत को दलाल नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था हम कायम करेंगे। और सरिता यादव जिस दिन एमएलए चुनी जाएगी उसके 3 दिन के बाद कार्यालय में आप जाइएगा। जिस दिन इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस दिन इनका शपथ ग्रहण हो जाएगा, 3 दिन के बाद आप टेस्ट करने के लिए जाइएगा थाना में, टेस्ट करने के लिए जाइएगा ब्लॉक में और अंचल में। यदि पदाधिकारियों का व्यवहार नहीं बदल जाए, इज्जत और अदब से आपसे पेश नहीं आए तो जूता लेकर आइएगा मेरे पास और मेरा सर होगा, आपका जूता होगा और कहिएगा सरिता यादव को रिजाइन करा दो, क्योंकि परिस्थितियाँ और हालात पहले से बेहतर नहीं हुआ है। यही कहने के लिए यहाँ आए थे। आप भरोसा और विश्वास करके एक बार कैंची छाप पर बटन दबा दीजिए। पप्पू यादव जी भी खुशहाल हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे और हमारी भी तकदीर तस्वीर बदलेगी और आपका भी तकदीर और तस्वीर बदलेगा। कैंची निर्माण करता है, ये कैंची की मदद से बना है। ये जो देख रहे हैं लिबास, ये कैंची की मदद से बना है। दाढ़ी, मूछ, बाल सबको सजा करके सुंदर और आपकी शक्ल को संवारने का काम कैंची करता है। और रोजी रोटी का जरिया भी है कैंची। कहीं पर घास फूस ज़्यादा उपज जाता है तो कैंची से ही बागवानी करके उसको सुंदर बनाया जाता है। इसलिए कैंची हर दृष्टिकोण से अच्छी चीज़ है। और जो दलाल दलाली करके लंबा कुर्ता पहनकर ब्लॉक में जाता है, उसके कुर्ता की लंबाई भी उससे हम कम करेंगे, काट करके सब काम में आ जाएगा कैंची। और जो आदमी बदजुबानी करता है, लफ्फाजी करता है और जाति मजहब के नाम पर उन्माद फैलाने वाले अल्फाज निकालते हैं, उनकी जुबान भी कैंची से काटेंगे और उनकी जगह और उनकी औकात हम बताएंगे इस कैंची से। आप लोग भरोसा करिए, किसी को ये औकात नहीं होगी कि किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी संप्रदाय को और किसी कौम को गाली देकर सड़क पर सुरक्षित टहल करके चला जाएगा। उसको हम जगह बताएंगे, उसकी सुरक्षित जगह क्या होगी, उसको औकात बताएंगे हम। हमको ताकत दीजिए। हमारे मन में हजारों अरमान बरसों से हिलोरे मार रहे हैं, हमारे पैरों में घुंघरू बना दो तो फिर मेरी चाल देख लो। एक बार घुंघरू तो बना दो भैया। 30 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। हमारे मन में अरमान है कि एक बार हमारे पैरों में आप घुंघरू बांध दें तो हम अपनी चाल दिखाएंगे कि कैसे व्यवस्था पटरी पर आती है और कैसे लोगों की ज़िंदगी में खुशियों के 2 पल लाए जाते हैं, कैसे चेहरे पर खुशियों के 2 पल पहुंचाए जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सलाम अदा प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। आपको भी आराम करने का वक्त है। धन्यवाद। जय इंसान, जय इंसानियत। धन्यवाद।